नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी, लेकर आया हूं फिजिक्स की एक क्लास जो वैद्युत क्षेत्र और विभव की क्लास है। इसमें एक टॉपिक है हमारा आज का बहुल आवेशों के बीच बल, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वैद्युत क्षेत्र और विभव से संबंधित अन्य जो भी वीडियो हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले के जो भी टॉपिक है पूरे पहले चैप्टर से संबंधित, इसको कूलाम का नियम का चैप्टर भी कहा जाता है, कूलाम का नियम भी, वैद्युत क्षेत्र भी या विभव, अलग अलग नामों से चैप्टर कहा जाता है। ये फिजिक्स की क्लास में आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th में। तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पूरी क्लास के वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, बहुल आवेशों के बीच बल और अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लें। तो कहा क्या जा रहा है, थ्योरी यहाँ पे क्या कहती है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक है, जो इन आवेशों द्वारा इन आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यह थ्योरी हो गई। अब हम इसको समझाते हैं प्रैक्टिकली होता क्या है। ठीक है, इसमें कहा गया कि यदि किसी निकाय में एक अनेक आवेश हो, ठीक है, निकाय में क्या हो, अनेक आवेश हो, यानी कि एक निकाय हम मान लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ओरिजिन बिंदु है, ये पूरा एक निकाय है जहाँ पर कई आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक Q1 आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है जिसका है Q2, एक आवेश इधर हम ले लेते हैं Q3, एक आवेश, ऐसे ही बहुत सारे आवेश हैं, इसको मान लेते हैं हम Qn आवेश है। ठीक है, यानी यहाँ पर कई अन्य ऐसे ही करके n आवेश होंगे आपस में। अब हमें करना क्या है कि बहुत सारे आवेश, क्वेश्चन ने क्या कहा, यही थ्योरी में आपको लिखना भी है कि यदि किसी निकाय में, इसको पूरा हमने क्या माना, एक निकाय मान लिया, और किसी निकाय में अनेक आवेश हों, अनेक का मतलब कई आवेश, 1 2 3 4 n तक हमने कई आवेश मान लिए, तो एक अनेक आवेश हो। पहली लाइन हो गई यहाँ से क्लियर। आगे कहता है तो उनमें से किसी एक आवेश पर, अब इन सभी में कह रहा है किसी एक आवेश पर, हम मानते हैं कि ये Q1 आवेश है। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण, यानी इस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण, इन आवेशों के कारण, मान लीजिए ये कितना दूरी पर है, यहाँ पर है, Q3 से यहाँ पर है, Qn से यहाँ पर है, और ये एक ओरिजिन बिंदु है। हमने मान लिया कि ओरिजिन से ऐसे करके हम सबको मिला सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इस आवेश पर देखिए, कूलाम के नियम में बताया था मैंने कि अगर दो आवेश कोई है एक निकाय में तो दो आवेशों के बीच कुछ बल लगेगा, पढ़ाया था कूलाम के नियम में। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। इसके अलावा Q2 और Q1 इन दोनों के बीच भी दो आवेश हैं तो कुछ बल इनके कारण लगेगा। ऐसे ही अगर हम इसको मान लें Qn को, तो Q1 और Qn के बीच भी कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी कि आप समझिए कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, यानी सब के कारण F1 F2 F3 ऐसे करके तमाम हो जाएंगे। लेकिन ये 1 है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 1 F1। ठीक है, ऐसे करके देखिए F1 F2 F3 या Fn, तमाम Fn, n क्यों माना, n आवेश माना है, तो n के साथ जब हम करेंगे तो इतने सारे फोर्स लगेंगे। तो जितना इन सब का जो बल लगेगा, इस पर जो परिणामी फोर्स आएगा उसी की बात कर रहे हैं। उसी परिणामी फोर्स कितना आएगा, वो इन सब बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। यही थ्योरी हमारी कहती है। क्या कहती है कि एक निकाय में जहां पर कई आवेश हैं, उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, जो आवेश लगने वाला बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। यही हमारी थ्योरी है और इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और यही आवेश पर बल क्या एक एक करके लगाया जा रहा है सारा बल, इसलिए इसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी समझ में आई, ये भी समझ में आया प्रैक्टिकल पूरा। अब देखिए लिखना कैसे है।
थ्योरी लिखिए। थ्योरी लिखने के बाद आप लिखिए यहाँ पर एक आवेश है Q1, ठीक है। अब Q1 और Q2 की बात है, ठीक है। तो पहले हम Q1 Q2 की बात कर रहे हैं, तो Q1 पर Q2 के कारण कितना आवेश लगा, तो यहाँ लिखिए Q2 के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल क्या होगा, देखिए F मान लीजिए F1 और ये इस पर देखिए इनके बीच की दूरी क्या होगी, क्योंकि आपने फोर्स में पढ़ा है कि दूरी भी होनी चाहिए। तो अब इसके बीच की दूरी r मानते थे, तो सबके बीच की r तो होगी नहीं, तो कुछ अलग अलग होंगी दूरी। तो हम मान लेते हैं ये 1 और 2 की बात है, और तो r12 मान लेते हैं, ठीक है। ये दूरी ये देखिए ये 3 है, तो r13 मान लीजिए इसको। ये n के साथ है तो r1n मान लीजिए, ठीक है। 1 इसलिए रख लिया सब में 1, क्योंकि 1 के सापेक्ष में हम निकाल रहे हैं इसलिए पहले रख लिया, और 2 के साथ 3 के साथ इसलिए इधर बगल में लिख दिया, ठीक है। अपने से नामकरण है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अब Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा, Q2 के कारण, इसके कारण Q1 पर जो बल लगेगा इसके बीच की दूरी r12 हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स कूलाम के नियम से F बराबर के फार्मूला पढ़ा है आपने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा था आपने फोर्स का कूलाम के नियम के अनुसार। तो F1 जो पहला वाला, पहला और दूसरे के बीच जो लग रहा है, इस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा। चार्ज क्या है, Q1 है एक चार्ज, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, ठीक है। तो दोनों Q1 Q2 हो गए। अपॉन R, इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R12 है यहाँ पर देखिए, तो यानी इसको R12 नाम दे दीजिए, ठीक है। और इसका स्क्वायर लगाइए वैसे ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, Q3 के कारण ले लेते हैं कि Q1 पर कितना आवेश लगेगा। तो Q3 के कारण Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं F2 लगेगा, ठीक है, F2 लगेगा। तो F2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो Q1 और Q3 के बीच निकालना है, तो 2 Q हैं, पहला Q1 दूसरा Q3 हो जाएगा। अपॉन R स्क्वायर होता ही है, तो R स्क्वायर लिख दिया। लेकिन R कौन सा है, Q1 और Q3 के बीच, तो हमने Q1 और Q3 के बीच क्या लिया है, R13 लिया है। तो R13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं R13, ठीक है। सीधा सा फोर्स हो गया, यानी इसके पास जो लग रहा है। ऐसे ही n के साथ अगर हम निकालें, Qn के कारण, Qn के कारण Q1 पर लगाया गया बल, अब क्या होगा, देखो Fn हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Qn अपॉन R, और इसको 1n नाम दिया था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों के कारण अलग अलग फोर्सेस लग गए। अब होना क्या है, इसका जब हम परिणामी निकालेंगे तो परिणामी क्या होगा, F, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि F बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर, वेक्टर क्यों लगाया हमने, वेक्टर इसलिए लगाया कि हो सकता है ये निगेटिव चार्ज हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से इनकी डायरेक्शन में बदलाव आ जाता है, कोई डायरेक्शन इधर होगा कोई डायरेक्शन उधर होगा, ठीक है। तो जब आप वेक्टर डिसाइड कर देते हैं तो वेक्टर बताता है कि इसकी वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, बाकी सब प्लस में रहेंगे। हो सकता है F2 - 2 आए तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगाया जाता है, और ये वेक्टर सिद्धांत भी कहता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वेक्टर योग पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो F बराबर इतना हो गया, तो F कितना आएगा, देखिए इसका प्लस इतना आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेक्टर की भी बात है, तो वेक्टर कैप में लग जाता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर हो जाएगा। और वेक्टर लगा हुआ है इसलिए इसी R12 को इसका कैप लिख देते हैं, ठीक है।
R12 का कैप लगा देते हैं। कैप इसलिए लिख देते हैं कि ये वेक्टर को दर्शाता है, इसकी वेक्टर दिशा लिखने के लिए, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और यहाँ पर R13 का कैप, ठीक है। ऐसे ही प्लस डॉट 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 रहेगा, तमाम जितने भी आएंगे, जितने भी फोर्सेस, और n वाला भी ऐसे ही ले लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप। समझ में आया? यही टोटल फोर्स, इसको कॉमन ले सकते हैं आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप। यहाँ से ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये आपका पूरा अध्यारोपण का सिद्धांत है, जहाँ से फोर्स F की वैल्यू कंप्लीटेड आ जाती है और यही आपका पेपर है। इसीलिए इसी तरह से अगर Q2 पर निकाला जाए तो Q2 पर पूरा ऐसे ही सबके कारण लगने वाला फोर्स निकलेगा, उसका परिणामी अलग आएगा। Q3 का निकालेंगे तो उसका आएगा। तो कुल मिला के केवल आप एक का ही निकालना है, वो एज एग्जाम्पल और भी निकाल सकते हैं अगर आप अध्यारोपण किसी भी पॉइंट पर निकालने को कहा जाए। यहाँ पर केवल Q1 के लिए कहा गया है, तो Q1 पर आपने परिणामी फोर्स को निकाल दिया। अब देखिए हुआ क्या, F सबके वेक्टर गुण योग के बराबर है। इसी को कहते हैं पूरा अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया है अभी भी तो फिर से एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को दोबारा, चित्र को समझने का प्रयास करिए। अगर आपको चित्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुरंत, तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आपके पेपर में एकदम अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, इनकी वैल्यू दी जा सकती है और वैल्यू का इस पर क्या परिणामी आएगा वो भी निकाला जा सकता है। तो सबकी वैल्यू रखकर आप सवाल पे इसको निकाल सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत इतना ही है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, और पूरे चैप्टर से संबंधित जो भी वीडियो आपको चाहिए प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं। इंटर की पूरी क्लास की ये वीडियो जो फिजिक्स का है, वैद्युत क्षेत्र का पहला चैप्टर का, ये सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं। अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो पर। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर बने रहने के लिए उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।